Morning class, welcome my YouTube channel Physics by Nitesh sir. So class, today our topic is gravitation. So today lecture is a very important. तो बच्चों आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ग्रेविटेशन टॉपिक आप लोग में से बहुत लोग पढ़ चुके होंगे बट उसमें अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा. तो टुडे अवर कंप्लीट होल लेक्चर इज अ फंडामेंटल एंड बेसिक एंड क्लियर योर ऑल कॉन्सेप्ट एंड डाउट. सो वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. सो बच्चों आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और आपके जो भी डाउट है उसको आप क्लियर कर पाओगे. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों ग्रेविटेशन. और ग्रेविटेशन बच्चों ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लाइफ में जो डेली प्रॉब्लम आप देखते होगे, आपके सामने कुछ चीज़ आपको दिखता होगा, जैसे वाटर फॉल करता है डाउन द अर्थ पे ही वाटर फॉल करता है स्काई से, उसके बाद रिवर डाउन साइड क्या करता है, फ्लो करता है ऑलवेज. तो इन सब का जवाब आपको इस टॉपिक में कम्प्लीटली मिल जाएगा. और इस ग्रेविटेशन का जो आज का अपना सेशन है इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कंप्लीट होल ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं सबका हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिस्कशन करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशन. तो बच्चों ग्रेविटेशन को जानने से पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं. ग्रेविटेशन आया कैसे और इसकी डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने करी. तो बच्चों न्यूटन साहब, आपको बहुत ही फेमस ये स्टोरी है, पता ही होगा कि न्यूटन साहब आपका क्या थे, बगीचा में आपके गार्डन में मस्त क्या कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे और कुछ सोच रहे थे. तभी अचानक सडनली उनके बच्चों सिर पे क्या गिरा, एप्पल. ठीक है, जब कोई आदमी बैठ के कुछ सोच रहा है उसके ऊपर अचानक से कुछ गिरेगा तो उसको गुस्सा भी आएगा. ठीक है, तो उनको भी गुस्सा आया और उन्होंने भी सोचा ये एप्पल गिरा तो गिरा क्यों, गिरा तो मेरे सर पे ही क्यों गिरा. तो इसका उन्होंने क्या करा, इन्वेस्टिगेशन करा. ठीक है, तो उन्होंने देखा और उन्होंने अपना एक लॉ लाया जिसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बच्चों कहते हैं. उनका लॉ क्या था बच्चों, उन्होंने कहा एवरी टू मासेस या एवरी टू बॉडीज, ठीक है, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, विथ अ सर्टेन फोर्स. दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स. एवरी टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स. दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स. तो उन्होंने बच्चों क्या बताया कि एवरी टू मास, ठीक है, आपका जो यूनिवर्स में, ठीक है, एवरी टू मासेस इन यूनिवर्स इज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. एवरी टू मास जो आपका बच्चों है यूनिवर्स में कहीं भी एक दूसरे को बच्चों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्स. तो उसी फोर्स को बच्चों हम लोग कहते हैं क्या, ग्रेविटेशन फोर्स. तो आइए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं. न्यूटन का जो आपका लॉ, यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. तो बच्चों ये लॉ होता क्या है, ये इसको समझते हैं. जैसा कि न्यूटन साहब ने बताए थे कि इस लॉ के रिगार्डिंग क्या उन्होंने बोला था, एवरी टू बॉडीज या मास अट्रैक्ट ऑलवेज ईच अदर इन अ यूनिवर्स. ठीक है, इन यूनिवर्स एवरी टू मासेस इज m1. सपोज करो आपका एक मास जो है m1 है और एक मास क्या है बच्चों आपका m2 है. मानो ये ऑब्जेक्ट कोई A है, ये ऑब्जेक्ट B है जिसका मास m1 है, जिसका मास दूसरा B का मास क्या है बच्चों, m2 है. और इनके बीच का, इनके सेंटर से, ठीक है बच्चों, इनके सेंटर से जो इनके बीच का डिस्टेंस है बच्चों, सेपरेशन बोलो या डिस्टेंस बोलो, वो कितना है बच्चों, r है. टू मास है जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं. ये क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. m1 वाला जो जिस फोर्स से m2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स F12. ठीक, और m1 वाला, m2 वाला जिस फोर्स से m1 बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स F21. तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है. जितना फोर्स लगा के m1 उसको अट्रैक्ट करेगा उतना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से
M2 भी लगा के M1 को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसमें कोई रिपल्सन नहीं होता है, इस फोर्स में ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स ही आपका होता है। तो बच्चों आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ का पहला लाइन का क्या था, ठीक है, द मासेस ऑफ M1 और M2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F के। ठीक है, द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस प्रोडक्ट। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस ऑफ टू प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के। जो बच्चों क्या है, जो मास है इनके बीच का जो डिस्टेंस r है, इसके क्या होता है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके प्रोडक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और यहाँ से बच्चों आप देख सकते हो कि अगर आप इन दोनों प्रोपोर्शनल से कॉमन निकालो, कंक्लूजन निकालो, तो आप कह सकते हो M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। जो फोर्स बच्चों आपका है वो प्रोपोर्शनल है M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। और बच्चों यहाँ से अगर आप एक कांस्टेंट लाओगे, इसको इक्वल साइन लाने के, इक्वल साइन जब आप लगाओगे तो आपको एक कांस्टेंट भी लेना पड़ेगा। तो इस कांस्टेंट को बच्चों आप क्या कहते हो, कैपिटल G M1 M2। ठीक है, M1 M2, और ये बच्चों क्या हो जाएगा R स्क्वायर, जो इसके बीच का डिस्टेंस है। अब बच्चों ये जो G है ना, ये जो बच्चों है ये कैपिटल G, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और इसको ऑल्सो कहते हैं बच्चों हम लोग क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्योंकि बच्चों पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है। आप कहीं भी चले जाओ इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी। अब सवाल इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो बच्चों ये इसकी वैल्यू होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है 1 नंबर में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो इसको आप प्लीज़ ऑल्सो रिमेंबर रखें। और इसकी यूनिट भी बच्चों क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी यूनिट की बात करते हैं हम लोग, यूनिट। इसकी यूनिट भी आपसे बच्चों पूछी जाती है कि ये यूनिट आया कैसे, इसको आप रटोगे तो भूल जाओगे। सो प्लीज़ इन माई क्लास डोंट गोज फॉर रटाफिकेशन, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप समझो। तो बच्चों देखते हैं इसकी यूनिट आपने निकाला कैसे। देखो यहाँ से आप लिख सकते हो कैपिटल G इक्वल टू क्या होगा आपका, F R स्क्वायर M1 M2। F बच्चों क्या होता है, F की जो यूनिट होती है फोर्स होता है, F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। R क्या होता है, R क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। डिस्टेंस है जो दोनों के बीच का, मास के बीच का सेपरेशन का डिस्टेंस है, यानी मीटर इसकी यूनिट, मीटर स्क्वायर। और मास kg इंटू kg। तो यहाँ से आप लिख सकते हो बच्चों Nm स्क्वायर kg स्क्वायर। तो बच्चों ये इसका क्या है, यूनिट। इसकी यूनिट बच्चों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। अब बच्चों इस लॉ से आपको क्या क्या मिला, ये जो आप लॉ देख रहे हो इससे आपको क्या क्या मिला, प्रॉपर्टीज कहो चाहे, इस लॉ से आपको मिला क्या मिला, और क्या क्या आप इस लॉ में देख रहे हो। पहला, जो बच्चों 2 मास रहेगा, जो 2 मासेस है ये ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा ईच अदर को। जो मास है नेचर में ये आपका क्या करेगा बच्चों, ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, आप कह सकते हो 2 ऑब्जेक्ट हैविंग मास अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, और ये जो अट्रैक्ट करेगा इसका जो फोर्स रहेगा, जो 2 मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये कभी भी रिपल्स नहीं करेगा। ठीक है, कह सकते हो आपका 2 masses always attract to each other। जो बच्चों 2 मास आपका है वो ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। दूसरा चीज बच्चों आपको इसमें क्या मिला,
दूसरा चीज़ आप देख सकते हो बच्चों कि ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ बच्चों क्या होता है, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ से बच्चों आपका हो जाएगा F12 इक्वल टू F21, ठीक है। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना फोर्स लगा के M1 M2 को अट्रैक्ट करेगा, सेम फोर्स लगा के M2 भी M1 को क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। बट इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे माइनस का सिंबल लिए हैं, ठीक। अब बच्चों इसको अगर आप देखो तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ। दिस इज ऑल्सो फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है बच्चों। क्या फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या होता है, एफ आपका प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, यानी अगर एफ की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो आर की वैल्यू बच्चों क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर आर की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो एफ की वैल्यू क्या होगी बच्चों, डिक्रीज करेगी। अब आप कह सकते हो बच्चों ये ऑल्सो क्या फॉलो करता है आपका, ये आपका जो फोर्स बच्चों एप्लीकेबल है, ये हैवी ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है, हैवी ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, हैवी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और ये जो फोर्स होता है इसका जो बच्चों रेंज होता है बहुत ही लार्ज होता है, ठीक। इसका रेंज क्या होता है बच्चों, लार्ज डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक। और ये जब लार्ज डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है तो नेचर में बच्चों कैसा होगा, वीक होगा, वीक इन नेचर। तो बच्चों आप कह सकते हो हैवी ऑब्जेक्ट के लिए अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो बच्चों, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। सपोज करो इसका मास क्या है बच्चों, M1 है, और इसका मास क्या है बच्चों, M2 है। ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये एक दूसरे को, ये दोनों ऑब्जेक्ट भी तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, बट ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। क्यों, तो बच्चों रीज़न यही है कि ये हैवी ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करता है। किसके लिए, हमेशा याद रखना, हैवी ऑब्जेक्ट के लिए और लार्ज डिस्टेंस के लिए। जैसे आप देखो आपका जो अर्थ है, आपका जिस पे आप खड़े हो, मैं खड़ा हूँ, आप बैठे हो, अर्थ है, ये फोर्स लगाता है किस पे, मून पे। देखो अर्थ कहाँ है और मून कहाँ है, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, सेपरेशन है, डिस्टेंस है, कितना लार्ज है, बहुत ज़्यादा लार्ज है। और मास का जो अर्थ का जो मास होता है कितना हैवी है, मून का मास कितना ज़्यादा है। तो हैवी ऑब्जेक्ट के लिए ये फोर्स एप्लीकेबल है और लार्ज डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है। अब जब हैवी ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है और लार्ज डिस्टेंस पे एप्लीकेबल है, तो ये फोर्स बच्चों नेचर में कैसा होता है, वीक कैसा होता है, वीक इन नेचर होता है। और बच्चों इसी फोर्स की देन है जो आपका रेनफॉल करता है वो डाउन करता है, आपका जो स्काई से रेनफॉल करता है वो अर्थ पे ही करता है, और उसके बाद आपका जो रिवर है वो डाउन डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है। तो बच्चों ये फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ इंपॉर्टेंट आप इस फोर्स का जैसे आप देख सकते हो, जो बच्चों आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है बच्चों, जिसके अकॉर्डिंग आर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। जो सोलर सिस्टम बच्चों आपका होता है, इसमें सन के अराउंड आर प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन, चक्कर लगाते हैं। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है यही फोर्स है। जैसे आप देख सकते हो अर्थ भी तो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है, और अर्थ के अराउंड बच्चों कौन रिवॉल्यूशन करता है, मून, ठीक है। तो जैसे मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है अर्थ के अराउंड, आज मतलब कर रहा है, कुछ दिन बाद वो ना करे, तो यही फोर्स जो है उसको अट्रैक्ट करके बांध के रखता है कि भैया तुम भाग नहीं सकते हो। और ये फोर्स कैसा होता है, वीक इन नेचर, तुमको दिखेगा नहीं बट अप्लाई होता है। मतलब जो आपका अर्थ है वो मून पे फोर्स लगाता है, जिस फोर्स के कारण ही आपका जो मून है वो रिवॉल्यूशन करता है, ठीक।
और बच्चों आप देख सकते हो कि आपका जो सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आप बनाते हो, जिससे आप अर्थ का पिक्चर लेते हो, स्पेस के बारे में जानते हो, क्या करते हो, सैटेलाइट्स आप ले जाते हो और सैटेलाइट ले जाके बच्चों आप क्या करते हो, एक अर्थ के पास जो ऑर्बिट है उसमें आप छोड़ देते हो सैटेलाइट को। तो सैटेलाइट्स उस ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कंटिन्यू करता रहता है और जब वो डिफरेंट प्लेसेस पे जाता है तो पूरे अर्थ की आपको क्या दिखाता है, पिक दिखाता है, पिक आप देखते हो। इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है बच्चों यही फोर्स। ये फोर्स भी सैटेलाइट पे लगता है ना, तो सैटेलाइट कहीं और निकल जाए, पता चले सैटेलाइट कहीं और जाके किसी और प्लैनेट के अराउंड चक्कर लगाने लगे, तो ये फोर्स क्या करता है, उसको एकदम बाइंड करके रखता है कि तुम कहीं निकल नहीं सकते हो। और जो बच्चों आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो आपका एटमॉस्फेयर है बच्चों, ठीक है, वो भी जो एग्जिस्ट करता है वो भी इसी फोर्स के कारण, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल बच्चों आपका क्या होता है, यही फोर्स होता है बच्चों। और फिर मैंने आपको बताया है अभी तुरंत जस्ट कि जो रेनफॉल बच्चों करता है, रेनफॉल करता है और जो स्नोफॉल करता है स्काई से अर्थ पे, वो भी रिस्पॉन्सिबल है इसी फोर्स के कारण, ठीक है। तो ये फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। अब बच्चों बहुत से बच्चों के मन में डाउट आता है कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी सेम है। बच्चों देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स से ही ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आया है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है, इसके बीच में तो बच्चों अब हम बात करेंगे ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी बच्चों क्या होता है, ग्रेविटी आपका क्या होता है, ये भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ही आया, बट इसमें थोड़ा सा बच्चों क्या होता है कि जब अर्थ, ठीक है, ग्रेविटी आप समझो, जब अर्थ, आपका अर्थ क्या एक मैसिव मास है और कोई ऑब्जेक्ट को जो अर्थ अट्रैक्ट करता है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट है। तो अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी। जो बच्चों आपका अर्थ होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है। आप कह सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जिस अट्रैक्शन से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है बच्चों, उसी को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो आइए ग्रेविटी को देखते हैं बच्चों। ग्रेविटी आप देख ही रहे हो, मैंने बोला कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो आपके पास दो मार्कर हैं, M1 M2, इनका मास है, लेकिन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है आपको कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत ही हल्का लग रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके एप्लीकेबल के। लेकिन अर्थ के कैसे बच्चों आपको दिखेगा, अर्थ एक मैसिव मास है, अर्थ क्या है, हैवी ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट है तो इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो भी हैवी लगेगा। तो अर्थ क्या करेगा, किसी भी स्मॉल मास को अपनी ओर बच्चों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चों, जो आपका अभी पिछला आपने देखा, जो आपका F = G m/r², ठीक है। ये रिलेशन आप जानते हो बच्चों, जो F = क्या आपका होता है, Gme × m/r²। r बच्चों आपका क्या है, r आपका रेडियस है, ठीक है। और आप जानते हो कि F = ma होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। और जब एक्सीलरेशन आपका, ठीक है, फ्री फॉल बॉडी की बात करें तो F = बच्चों आपका क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, ठीक। नाउ आपका हो जाएगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। तो बच्चों क्या हो जाएगा, F = आपका ये होता है, दोनों इक्वेशन को आप कंपेरिजन करवा दो, Gme m/r²। me क्या है बच्चों यहाँ पे, me यहाँ पे क्या है, मास ऑफ अर्थ, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और m क्या है बच्चों, ये किसी ऑब्जेक्ट का मास है जो अर्थ पे फॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हो कि m और m कट जाएगा, G = me r²/g। अब G = बच्चों आप क्या राइट कर सकते हो ऑल्सो, ठीक है, स्मॉल g = G की वैल्यू देखो, स्मॉल g = आप कैसे निकाल सकते हो, कैपिटल G की वैल्यू बच्चों आप जानते हो कितना होता है, 6.67 10⁻11, ठीक है। me क्या होता है, मास ऑफ अर्थ,
अर्थ का जो मास होता है 6 × 10⁻24 kg। अगर रेडियस की बात करें अर्थ की, तो रेडियस बच्चों क्या हो जाता है 6.4 10⁻6 मीटर रेडियस है। तो बच्चों मास कितना है अर्थ का आप देख सकते हो, इंटू 6 × 10⁻24 kg। और इसका जो रेडियस है बच्चों क्या है 6.4 10⁻6 मीटर। ठीक है, अब यूनिट को आप साइड रखो और इसको जब आप, ये इसका स्क्वायर है, जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो बच्चों जी की वैल्यू बच्चों आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई, जी की वैल्यू आ गई बच्चों। तो इस वैल्यू को आप ये वैल्यू बच्चों आपका क्या करती है, वेरी करती है। ये जो बच्चों होता है क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो वैल्यू बच्चों है ये आपका वेरी करता है। अगर हम बात करें तो अर्थ पे आपका क्या होता है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड बच्चों आपका क्या होता है, ये आपका अर्थ पे होता है। अगर हम बात करें बच्चों कि इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम कहाँ होती है, तो आप कह सकते हो मैक्सिमम एट पोल। ठीक है, कहाँ इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम एट पोल। कितना होता है बच्चों इसकी वैल्यू मैक्सिमम 9.8837 समथिंग इसकी वैल्यू होती है पोल पे 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी वैल्यू बच्चों मिनिमम कहाँ होती है, मिनिमम वैल्यू बच्चों इसकी कहाँ पे होती है, मिनिमम वैल्यू इसकी होती है इक्वेटर पे। इक्वेटर पे बच्चों क्या होती है, इसकी वैल्यू मिनिमम होती है कितना होता है बच्चों 9.78 समथिंग होता है। और बच्चों इसकी वैल्यू सेंटर पे क्या होती है, अर्थ के सेंटर पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों 0। सेंटर ऑफ अर्थ पे बच्चों क्या हो जाती है इसकी वैल्यू 0। जो वैल्यू बच्चों इसकी 0 होती है सेंटर ऑफ अर्थ पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे आप कह सकते हो कि जी की वैल्यू 0। अब इसको हमेशा याद रखो। तो बच्चों आप देख रहे हो कि जो स्मॉल जी की वैल्यू है जिसको आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते हो, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है आपके पोल पे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन या किसी भी एकेडमिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मिनिमम होती है इक्वेटर पे और सेंटर पे बच्चों क्या होता है 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इनके बीच का डिफरेंस देखें। तो अब हम लोग बात करेंगे जो आपका डिफरेंस है बिटवीन स्मॉल जी और कैपिटल जी में। जो बच्चों आपका कैपिटल जी होता है इसको आप कहते हो आल्सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो बच्चों आपका स्मॉल जी होता है इसको आप कहते हो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो बच्चों इसमें क्या डिफरेंस होता है इसको आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पहला क्या होता है, पहला आपका इसके बीच का डिफरेंस अगर आप देखो तो जो बच्चों आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है बच्चों ये क्या होता है, वीक फोर्स इन नेचर। ये नेचर में क्या होता है बच्चों, वीक फोर्स होता है। और वाइल द अदर हैंड आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है बच्चों वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इन स्ट्रॉन्ग फोर्स इन नेचर। तो बच्चों आपको क्या होता है, नेचर में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। फिर बच्चों अगर आप सेकेंड डिफरेंस की बात करो तो इसकी यूनिट आप कह सकते हो, नहीं तो आप ये भी कह सकते हो कि ये ऑलवेज क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो बच्चों ये क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है, इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज एट एनी प्लेस। ठीक, ऑलवेज कांस्टेंट एट एनी प्लेसेस, हर जगह इसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अदर हैंड आप देख सकते हो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इट्स वैल्यू क्या करेगी बच्चों, इट्स वैल्यू वेरीज। ठीक है,
ऑफ वेरियस प्लेस, ठीक है, एट वेरियस प्लेस, इट्स वैल्यू वेरीज एट वेरियस प्लेसेस। इसकी वैल्यू बच्चों क्या करती है, वेरीज करती है। अगर देखा जाए तो इसका यूनिट बच्चों क्या होता है, यूनिट आपने देखा न्यूटन मीटर अपॉन केजी स्क्वायर, और इसकी यूनिट बच्चों आपकी क्या हो जाएगी, जी इक्वल टू एम, एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर बच्चों फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो ये आपका बच्चों किस टाइप का क्वांटिटी है, ये आपका बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक। अगर इसको बच्चों आप देखो तो ये किस टाइप का क्वांटिटीज है आपका बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज। आप जानते हो कि वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और इसी वेक्टर क्वांटिटी के कारण ही इसकी वैल्यू क्या कर रहा है, ऑल प्लेस पे वेरीज कर रहा है, ठीक है, वेरीज कर रहा है वेरियस प्लेस पे, यानी इक्वेटर पे कम है, पोल पे ज़्यादा है, सेंटर पे 0 है, बट इसका वैल्यू जो है कितना है, वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू जो बच्चों होती है क्या होती है, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर अपॉन केजी स्क्वायर। बच्चों ये हर जगह है, ये वैल्यू जो बच्चों इसकी है वो हर प्लेस पे है, तुम किसी भी पॉइंट पे चले जाओ यूनिवर्स की, इसकी वैल्यू बच्चों ये फिक्स है, कांस्टेंट है, कहीं भी चेंज नहीं होगी। और इसके केस में बच्चों ऐसा नहीं है, इसकी वैल्यू आपका डिफरेंट होता है। अर्थ पे कितना होता है आपका, अर्थ पे इसकी वैल्यू होती है 9.8 होती है, फिर आपका पोल पे मैक्सिमम होता है, जी की वैल्यू क्या होता है 9.83 होता है, फिर आपका आपने अभी देखा है इक्वेटर पे बच्चों क्या होता है, मिनिमम होता है, कितना होता है 9.78 होता है, फिर आपका सेंटर पे बच्चों क्या होता है, सेंटर ऑफ अर्थ जी इक्वल टू 0 हो जाता है बच्चों। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होती है बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो बच्चों मास क्या होता है, वेट क्या होता है, और इनके बीच का डिफरेंस कैसा क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं कि आपका मास क्या होता है। मास, तो बच्चों जो मास होता है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि इधर वाला पार्ट आपका वेट है, इसको आप कैपिटल डब्ल्यू से कहते हो, और ये पार्ट आपका क्या है, मास है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मास क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। जो बच्चों क्वांटिटी होता है, जो क्वांटिटी होता है बच्चों, जो मैटर कंटेन करता है, ठीक है, इज कॉल्ड मास। बट आप देख सकते हो बच्चों वेट में क्या होता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट, ठीक है। जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ किसी चीज को अट्रैक्ट करेगा उसको क्या कहते हैं बच्चों, वेट। यानी अगर आपका मास 10 kg है और 9.8 मीटर पर सेकेंड अर्थ जो अट्रैक्ट करता है, इससे अर्थ ने किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लिया। मान लो किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, 10 kg है, अर्थ ने इसको अट्रैक्ट कर लिया, तो कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। इसका जो वेट होगा बच्चों 98 न्यूटन होगा, और ये जो 10 है बच्चों इसका क्या हो जाएगा, मास। यानी जब मास में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी तो वो उसका क्या निकल जाएगा बच्चों, वेट, ठीक है। मास और वेट में पहला डिफरेंस आपको समझ में आया। और अगर बच्चों हम बात करें तो मास को आप m राइट करते हो, तो इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, जो इसकी यूनिट होती है इसको मेजर कैसे करते हो, ठीक है, मेजर लिख लो। मेजर कैसे आप करते हो इसको, केजी में, ठीक है। और वेट को आप बच्चों कैसे मेजर करते हो, वेट को कैसे आप मेजर करते हो, W इक्वल टू M इंटू जी। कैसे आप इसको मेजर करते हो बच्चों, न्यूटन में, ठीक है। तो इसकी यूनिट बच्चों केजी होती है और इसका क्या होता है बच्चों, न्यूटन। और यहाँ पे तो आप देखा ही है, जैसे मान लो जो मास आपका है 10 kg है, तो W आपका कितना हो जाएगा, 10 kg मास है, 9.8 मान लो जी की वैल्यू है अर्थ पे,
तो आपका 98 न्यूटन वेट हो जाएगा। यानी मास अगर 10 kg है तो उसका वेट कितना होगा 98। अगर वेट 98 है तो उसका मास कितना हो जाएगा 10 kg अर्थ पे। अगर और डिफरेंस की बच्चों बात करें, ये आपका दूसरा हो गया, दूसरा डिफरेंस। अगर तीसरे की बच्चों बात करें तो आपका जो मास है बच्चों ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज। बच्चों आपका मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अदर हैंड अगर हम बात करें तो बच्चों आपका जो वेट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और मैंने पहले ही आपको बताया वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज आपका होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और मास में केवल बच्चों क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे बच्चों आप देख सकते हो 2 kg, तो ये इसका क्या है, ये 2 kg क्या है बच्चों। अब मैग्नीट्यूड भी दो चीज से मिलकर बनता है, किससे बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू और आपका यूनिट, ठीक है। तो 2 kg बच्चों आप ध्यान से देखो, ये जो 2 kg है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है NV, और kg बच्चों क्या है, यूनिट, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, जो मास है बच्चों इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और ये आपका क्या हो गया बच्चों, यूनिट। इसमें कोई डायरेक्शन है, कुछ डायरेक्शन नहीं है, 2 kg बस ये इसका हो गया क्या बच्चों, मास। लेकिन अगर इसमें डाउन द डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन लग जाए और इसी डायरेक्शन के कारण 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका डायरेक्शन शो कर जाए कि ये नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, वेट। मास समझ में आया। मास यानी कंटेंट करेगा पूरा क्वांटिटी जिससे वो मैटर बना है, कंटेंट करेगा, बस फिक्स है। लेकिन जो गिर रहा है, जिस फोर्स से क्या कर रहा है, किसी चीज को खींच रहा है, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वेट। आई थिंक आपको मास और वेट का बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर हम बात करें तो बच्चों आपका फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ बच्चों आपका क्या हो जाएगा, मास जो बच्चों है वो आपका ऑलवेज फिक्स होगा, ठीक है, कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस, ठीक, ये कांस्टेंट होगा। यानी 10 kg है तो 10 kg आप कहीं भी लेके चले जाओ, मास आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, 10 की जगह 11 नहीं हो जाएगा। 10 kg है तो 10 kg यहाँ है, कहीं और ले जाओ वहाँ भी 10 kg ही रहेगा। लेकिन बच्चों आपका जो वेट है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका जैसे मास क्या है, कांस्टेंट है एट ऑल प्लेस, तो आपका लिख सकते हो डिफरेंट ऑल प्लेसेस, या वेरीज यानी बढ़ता है, क्या करता है, वेट आपका चेंज होता रहता है, ठीक है, वेरीज एट ऑल प्लेसेस। जैसे आप देख सकते हो कि जो 10 kg का ऑब्जेक्ट है उसमें वेट लगता है, तो उसका वेट कितना हो जाता है, 10 × 9.8 कितना हो जाता है, 98 न्यूटन। अब इसी ऑब्जेक्ट को कहीं और ले जाएंगे, ये तो अर्थ पे था 9.8, अगर इसके सेंटर पे चला गया तो जी की वैल्यू 0 हो जाएगा। पोल पे चला गया 9.83, इक्वेटर पे चला गया 9.973। यानी डिफरेंट प्लेस पे इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जा रही है, डिफरेंट हो जा रही है। यानी इसकी वैल्यू बच्चों क्या कर रही है, चेंज कर रही है, बार बार इसकी वैल्यू क्या कर रही है, चेंज कर रही है, डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट वैल्यू, बट इसका वैल्यू क्या हो बच्चों, कांस्टेंट। तो बच्चों ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था अबाउट मास और वेट के बारे में, और कंप्लीट इसका जो डिफरेंस है आपको बच्चों। तो आइए बच्चों अगले टॉपिक की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ अर्थ। यानी बच्चों आपका जो भी वेट अर्थ पे है वो मून पे क्या हो जाएगा, 1/6। जैसे अगर 60 है तो आपका मून पे कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, उसको हम लोग देखेंगे। आइए बात करते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑन मून या अर्थ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ की बात करते हैं।
अर्थ में बच्चों वेट कितना होता है ऑब्जेक्ट का, अभी आपने निकाला है। जो आपका अर्थ पे वेट होगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा G M ई, देखो इंडिकेट कर रहे हैं बच्चों अर्थ के लिए, ठीक है। और ये आपका M और ये आपका हो जाएगा बच्चों R स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर बच्चों आप बात करेंगे किसके लिए, मून के लिए। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, मून पे वेट कितना हो जाएगा बच्चों, एफ की जगह आप एफ एम लिख दोगे मून के लिए, कैपिटल जी एम 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 और ये आपका आर एम स्क्वायर, इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, वी गेट, हमको क्या मिलेगा, वी गेट, ठीक है बच्चों। हमको क्या मिलेगा, एफ ई अपॉन एफ एम जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, और ये आपको मिल जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम एम एम, जो मास ऑफ किसका है, मून का है, एम, और ये आपका मिल जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ पे आर एम स्क्वायर, जो रेडियस ऑफ मून है। इसको आप ऑल्सो राइट कर सकते हो एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। आर ई आपका ऊपर चला जाएगा, देखते हो आप ऐसे राइट करते हो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये आर ई आपका ऊपर जाएगा नोमिनेटर में, आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम एम एम। अब इस m से इस m को बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इस g से इस g को हम लोग बच्चों कैंसिल कर देंगे, और कुछ तो कैंसिल होगा नहीं, तो आप लिख दोगे मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आर एम अपॉन आर ई, ठीक, ये आपका स्क्वायर है। और बच्चों आप जानते हो नोट, इस चीज को आप जानते हो बच्चों, इसको आप चुकी करके लिख दोगे। जो आपका मास होता है बच्चों, किसका, अर्थ का मास जो बच्चों होता है आपका, वो मून से 100 टाइम्स ज्यादा है। तो बच्चों आप अगर अकॉर्डिंग टू मैथ, जैसे आप मैथ पढ़े हो कि अगर आप मून के मास को भी 100 टाइम कर दोगे तो इक्वल आ जाएगा। जो आपका अर्थ का मास है वो 100 टाइम मून से ज्यादा है, तो मून के मास को भी मैथ में आप इक्वल करने के लिए ही करते हो ना, 100 टाइम कर दो तो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। और दूसरा आप लिख सकते हो, जो आपका अर्थ का रेडियस है मून के रेडियस से 4 टाइम ज्यादा है, तो मून के रेडियस को भी आप क्या कर दोगे बच्चों, 4 टाइम कर दोगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। अब इसको आप फिट कर दो इस इक्वेशन में, एफ ई अपॉन एफ एम, एम की जगह आप क्या रख सकते हो बच्चों, 100 एम, इसको एन की जगह एम करो बच्चों, क्योंकि मून का मास है ना। 100 क्या रख सकते हो बच्चों, एम की जगह एम एम, और ये एम एम, ठीक। अब ये आर ई की जगह बच्चों क्या लिख सकते हो, 4 आर एम, तो आर एम और आर ई की जगह 4 आर एम का स्क्वायर। अब इसको बच्चों आप कट करोगे, इसको आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 100 इंटू 4 का स्क्वायर, 100 इंटू 1/16, और 1/16 को लगभग बच्चों सॉल्व करोगे तो आपको कितना आएगा, 6 टाइम आएगा। ये वैल्यू बच्चों आपका कंफर्म नहीं निकलेगा, ये जो वैल्यू आपका रहेगा अप्रॉक्स में रहेगा, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 6 टाइम आ गया। तो यहाँ से आप देख लो एफ ई अपॉन एफ एम इक्वल टू 6 टाइम, यानी अगर आप इसको इक्वल दिखाओगे तो एफ ई है आपका, और 6 टाइम अगर आप एफ एम को करोगे तब जाके दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ भी फॉर आप एग्जाम्पल देख सकते हो इसका, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल आप देख लो कि जो आपका वेट है 60, वो कितना हो जाएगा मून पे, 6 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 10, तो वेट आपका क्या हो जाता है बच्चों मून पे, आपका वेट आपको कम फील होता है।
तो बच्चों यही सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। आई थिंक आपको होल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि मून पे जो वेट होता है वो अर्थ का 1/6 क्यों होता है, यही उसका रीज़न है। तो आपसे कोई पूछे तो आप उसको रीज़न के साथ प्रूव करके भी दिखा सकते हो। इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, आप इसको नोट डाउन करो। और आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चों? आज हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद बच्चों आपने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक बच्चों। इसके बाद आपने ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस पढ़ा। उसके बाद बच्चों आपने ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस पढ़ा, ठीक है बच्चों। फिर आपने वेट और मास के बीच में क्या पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा। फिर आपने पढ़ा कि वाई 1/6 मास ऑफ अर्थ ऑन मून, ठीक है। जो अर्थ है उसका 1/6 मास कहाँ हो जाता है, मून पे क्यों होता है, उसका आपने डेरिवेशन करा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी टॉपिक जो है आज हम लोगों ने कंसेप्ट को क्लियर करा है, जिससे आपने होल जो आपका होल कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशन का बच्चों यहीं से पूछा जाता है। जो बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसको आपने क्लियर करा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।